हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है आरएस 2021 टॉपर, जिनका नाम है शुभम धाकड़। इनकी रैंक है 284। स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया। आज सर की जर्नी के बारे में जानेंगे और सर आपको कुछ सजेशंस वगैरह देंगे। सर अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, आपको कुछ टिप्स भी देंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सर के इंट्रोडक्शन से। प्लीज सर पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम जैसा कि बताया आपको शुभम धाकड़ है। मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूं और स्कूली शिक्षा, मेरी स्कूल एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय झालावाड़ से ही हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक परस्यू करा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बाय प्रोफेशन हूँ। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। उसके उपरांत 1 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपनी सेवाएं दी और वहीं पर CSR एक्टिविटीज करने के दौरान वहाँ के लोकल DM ताम्रम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, उनसे मेरी कुछ बातें हुई, उनका कार्यशैली को मैंने जाना और शायद ये वो इंसिडेंट था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं एक तरह से कहा जा सकता है सिविल सेवाओं की तरफ आऊं। उसने मेरे अंदर रुझान पैदा किया और वो पहला मोमेंट था जब मैंने अपना लाइफ में ठाना कि मैं सिविल सेवाओं की तरफ मूव ऑन करूं। और मैंने जयपुर परस्यू किया अपनी जॉब को क्विट कर और सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने 2017 के एंड तक शुरू कर दी थी। और RS के अंदर मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2018 वाला लिया था, जिसमें मैंने 645 रैंक अर्जित करी थी और उसके उपरांत अभी RS 2021 में 284 रैंक मैंने पाई है। ओके सर, तो जब आपका ये रिजल्ट आया था तो किसने चेक किया था पहले? देखिए, हर किसी की जिंदगी में एक दोस्त होता है। तो मैं शायद जिस दिन रिजल्ट आया था 11 साढ़े 11 बजे लगभग रात को आया था और मुझे होप नहीं थी कि अब रिजल्ट आएगा। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम रहा होगा और मैं सो गया था आराम से। मैंने कल आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। और एक फ्रेंड का फोन आया, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी अभी RS 2018 में चयन उनका हो चुका था और अभी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। उनका फोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया, आपका रोल नंबर क्या है बताओ, मैं देखूंगा। मुझे 20-30 सेकंड तो समझने में लगे हुआ क्या है। नींद में एकदम से आपको कोई उठाए और सडनली से ऐसे पूछे, देन आई रियलाइज अच्छा ओके रिजल्ट आ गया है। तो मैंने रोल नंबर उनको बताया और उन्होंने मेरा रिजल्ट चेक किया कि आपका चयन हो गया है और आपको 284 रैंक मिली है, बधाई हो। देन अब स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? पहले मैं चाहूंगा कि आप बताएं, पहले स्कूलिंग के बारे में बताएं कि आप कैसे स्टूडेंट थे उस टाइम पे, और फिर कॉलेज बैकग्राउंड के बारे में, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करें। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्कूलिंग एजुकेशन मेरी केंद्रीय विद्यालय झालावाड़ से हुई और बचपन से मुझे मैथमेटिक्स साइंस का काफी अच्छा लगता था और मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आगे परस्यू किया। घर में भी मेरे काफी हद तक जो पारिवारिक माहौल है हमेशा से इंजीनियर का रहा है। मेरे पिताजी स्वयं झालावाड़ के अंदर जिला परिषद के अंदर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। मेरे बड़े पापा ताऊ जी जिन्हें हम कहते हैं, तो वो भी इंजीनियर हैं BSNL में। चाचा जी मेरे इंजीनियर हैं PhD में। तो हमारे इंजीनियरिंग का काफी अच्छा रहा है। मैंने भी इंजीनियरिंग ही परस्यू करी। स्वाभाविक सी बात है, मुझे इंजीनियरिंग का ही जानकारी था और वही मैंने परस्यू किया। मैथ्स पसंद थी। 10th में अच्छे मैथ्स में 10 हमारे CGPA चला करता था, तो 10 जो है 10 में से 10 CGPA मैथमेटिक्स में रहा और आगे भी मैथमेटिक्स ही परस्यू करी। देन IITs की तैयारी करी, तब SRM यूनिवर्सिटी में चयन हुआ। वहां पर जाकर प्योर टेक्निकल ब्रांच कोल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने परस्यू करी और उसी के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है JK ग्रुप, उसके अंदर प्लेसमेंट भी हुआ। और वहीं JK टायर में जैसा कि मेरी चर्चा भी हुई कि वहाँ के लोकल DM से जब मैं मिला फर्स्ट टाइम CSR एक्टिविटीज के दौरान, तो मैं मेरे को अंदर से लगा कि मुझे इनकी तैयारी करनी चाहिए और मैंने जयपुर में आके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। प्रिपरेशन की बात करूं तो चूंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिविल सेवाएं टेक्निकल से हटकर काइंड ऑफ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ये वो सब्जेक्ट्स है जो मुझे काफी हद तक पसंद नहीं थे शुरुआती फेज में। और फिर यहाँ आके मुझे लगा कि यार हिंदी भी है, जो कि मेरा हमेशा से एक ऐसा सेक्टर रहा था जहाँ मैं लैग करता था। तो ये मेरे लिए चैलेंजेस काफी थे और शायद यही कारण रहा था कि 2018 में मैं इतनी अच्छी रैंक सिक्योर नहीं कर पाया जितनी मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझ में मेरी तैयारी में काफी कमियां थी। और 2018 के उस अटेम्प्ट के बाद मैंने एक दृष्टिकोण को अपने बदला। मैंने मानसिक रूप से इस चीज को स्वीकार करा कि जो भी समस्या मेरे सामने आ रही है, जो भी आपदाएं आ रही है, मुझे उन आपदाओं का अवसर बनाना पड़ेगा। और मेरे कई मित्र उस जर्नी में सेकंड अटेम्प्ट में रहे, जैसे राहुल गुलानी और रघुवराम जाखड़, जिन्होंने कई ऐसे सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हो या हिंदी हो, जहाँ पे मुझे हर जगह पे हेल्प करी और एंड में रिजल्ट यही रहा कि मैं एक अच्छे रैंक के साथ इसमें अपनी रैंक सिक्योर कर पाया। तो सर आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से? मैं इंग्लिश मीडियम से। तभी आपको हिंदी में डिफिकल्टी आई? जी। एंड जो जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं जी, अब ये इसमें सब कुछ अलग हो गया सब्जेक्ट्स वगैरह, तो आपको इसमें काफी डिफिकल्टी आई होगी जी। तो आपने उनको कैसे कवर अप किया फिर? जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियली जो मेरा एटीट्यूड होता था बस इतना होता था
मतलब एक लाइन में मैं कहूँ तो बचकर निकलने वाला मेरा एटीट्यूड होता था, कैसे भी करके बस काम चला लो। जब अटेम्प्ट दिया, सब कुछ हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ काम चलाने से काम नहीं चलेगा। बीइंग ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, अगर आपको रैंक सिक्योर करनी है तो आपको हर सेगमेंट को टच करना होगा, और आप काम चलाने वाले एटीट्यूड से सक्सेस नहीं ले सकते। तो सेकंड अटेम्प्ट में जोर आता है, सबको आता है पढ़ने में, शायद कुछ ही किस्मत के धनी होते हैं जिनको पढ़ने में जोर नहीं आता, मेरा ऐसा मानना है। जोर आता था, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला और मटेरियल्स अच्छा यूज किया, ऑथेंटिक सोर्सेज यूज किए, राजस्थान बोर्ड की बुक्स हो गई, चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, और जरूरत पड़ने पर कभी कभी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के नोट्स को भी हमने बीच बीच में रेफर किया। तो ये सब चीजें रही, और काफी सारे जो टॉपर्स यूपीएससी के, इवन आरपीएससी में, आरएस में, उनके गाइडेंस, उनके वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आपके चैनल में कई वीडियोस मैंने देखे, और उसके हेल्प लेते हुए मैंने एंड में एक स्ट्रेटेजी बनाई, और स्ट्रेटेजी पे चलते हुए एंड में सफलता पाई। ओके, सो जैसा कि आप बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी, तो आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप बताएं प्री के लिए, उसके बाद आप जाए मेंस पे। जी, तो जैसा कि आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप पूछा है, तो मैं प्री के पहले बात करना चाहूंगा, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है हमारे आरएस के अंदर, आरपीएससी के जो द्वारा कराया जाता है। इसमें प्रिलिमिनरी टोटली आपका कट ऑफ बेस एग्जाम होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फैक्चुअल नॉलेज इतनी बढ़ाएं कि आपको किसी भी तरह की टेंशन ना हो और आप इतना अच्छा स्कोर करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक माइंड में रखेंगे, पिछली बार कट ऑफ इतना गया था, तो मुझे अपने फैक्चुअल नॉलेज को इस लेवल पे रखना है कि उसमें 15, 20, 25 नंबर के गेन में रहूं, और बचा हुआ समय अभी से मेंस की तैयारी पे शुरू लगाऊं। तो मुझे लगता है कि दूसरा वाला तरीका ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप मॉक टेस्ट दें, कोचिंगों के मॉक टेस्ट दें, पुराने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें, एक तैयारी, डिसेंट तैयारी होने के बाद। और डिसेंट तैयारी हुई है या नहीं हुई, इसका आइडिया लगता है सिलेबस से। जब सिलेबस का 70 से 80% पोर्शन आप कवर कर लें, उसके बाद आप स्टेप ले सकते हैं कि मुझे अब अपने स्तर पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है। टेस्ट सीरीज आप लें, रेगुलर टेस्ट दें, और जब टेस्ट में आपके, जैसे मान लीजिए इस बार कट ऑफ 100 नंबर गया, अब 115, 120 के आसपास आप इसको टच कर रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी तो फिर लक और डेस्टिनी सब अपनी जगह है, आप एक सेफ जोन में हैं। और उसके बाद आप मेंस की तैयारी स्पेशली हिंदी इंग्लिश से शुरू कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेंस के अंदर, और वही इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है पेपर 4 के अंदर वो आता है जो आपको अर्श से फर्श पर लाने का दम रखता है ना। तो आपको सोचना है कि हिंदी इंग्लिश अभी शुरू करनी है बाद में। बाकी सब्जेक्ट्स आप ओवर द जर्नी आप पढ़ते चलेंगे, और उनकी प्रिपरेशन के साथ साथ आप उनकी मेंस की तैयारी भी काफी हद तक करते रहेंगे। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ग्रामर बेस्ड सब्जेक्ट हैं, जहां पे आपकी रूट लेवल से तैयारी आपकी होनी जरूरी है, और स्ट्रॉन्ग साउंड तैयारी जरूरी है। तो उसको आप साथ में करते चलें, और इसी तरह से आप आगे इसमें बढ़े। और प्रीलिम्स में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपको विशेष फोकस रखने की जरूरत होती है, जो स्कोरिंग होते हैं, और लिमिटेड पढ़ाई में मैक्सिमम आउटपुट आप गेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है मैथ्स रीजनिंग है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो 150 में से 20 क्वेश्चन 28 नंबर के, लगभग 28 नंबर के मैथ्स रीजनिंग से कवर होते हैं। आप प्रयास करें 28 में से 28 नंबर वहां से लेके आए। सेकंड नंबर पे इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का आता है, जो राजस्थान की इकोनॉमी को कवर करता है। वहां से आप इजीली 15 से 16 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि वहां से आएंगे ही आएंगे। तो वहां से 20-25 नंबर आप वहां से सिक्योर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पिछले 8 महीने 10 महीने का आप पढ़ते चले। मार्केट में काफी सारी मैगजीन्स आती हैं, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक मैगजीन आती है सूजस के नाम से, आप उन सबको टच कर सकते हैं और उनको रेगुलर अपडेट करें, उनसे फैक्ट्स को अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चले, और वहां से 30-25-30 नंबर आप कर सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट भी अगर आप लेके चल रहे हैं, जो बहुत कम समय लेता है, बहुत कम समय लेता है, उसमें 1 महीने से कम के अंदर आप 70-80 नंबर का, 60-70 नंबर का आप यहाँ से इजीली आप सिक्योर कर सकते हैं। बस बचे 30 नंबर आपको और लाने इतने सारे सब्जेक्ट्स में, और बचा हुआ टाइम आप इन बचे हुए 30 नंबर के लिए और मेंस की तैयारी पे दें प्रीलिम्स के पहले, अगर आपका 50-60-70% तक सिलेबस हो चुका है। और मेंस में स्टेप बाय स्टेप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 4 पेपर होते हैं। हर पेपर के अंदर एक डिफरेंट सेगमेंट होता है। पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और 3 छोटे सब्जेक्ट्स 20-20 नंबर के होते हैं। पेपर 2 की बात करूं साइंस, ज्योग्राफी और एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एक सब्जेक्ट होता है। पेपर 3 की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 3 छोटे सब्जेक्ट्स जैसे लॉ, बिहेवियर, इस तरह के सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। और पेपर 4 की बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश ये आते हैं। तो आपको प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की तैयारी करनी है, यही सबसे स्मार्ट तरीका होता है। एंड सर, आपने बुक्स और नोट्स किसको कितना प्रेफर किया? जी, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आरबीएससी की बुक और एनसीईआरटी बुक्स को मैंने 50% के आसपास तो उन्हीं अकेले उन 2 सोर्सेज को रेफर किया है, जो बहुत ऑथेंटिक और लिमिटेड सोर्स है, जहां से बोर्ड, आरपीएससी बोर्ड की मंशा रहती है, उनके प्रोफेसर्स की मंशा रहती है कि उसको कवर किया जाए, क्योंकि वो सबसे रिलायबल, सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, जो गरीब से गरीब
परिवेश में पलने वाले बच्चे के पास भी उपलब्ध होते हैं, इसलिए उनकी खुद की वरीयता रहती है कि ऐसे सोर्सेज को टच किया जाए जहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव ना रहे सोसाइटी के अंदर, उस बच्चे तक को भी उसका एक्सेस हो जहाँ पे पारिवारिक आर्थिक रूप से दृष्टि कमजोर रही हो। तो सर आप कुछ बुक्स के नाम बता सकते हैं? जी, बुक्स में सर पॉलिटी की जैसे अपन बात करें तो पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत एक रिलायबल सोर्स है। इसी तरह से आप जब राजस्थान में अपन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 9th से 12th क्लास तक की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती है सिंपल ज्योग्राफी की, वो पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो सोहनदान चारण की, और इसी तरह से आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑथराइज हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है मार्केट में, हिंदी के लिए आप वो प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश में केडी कैंपस की नीतू सिंह मैडम की बुक आती है जो काफी कंसाइज नोट्स में इंग्लिश ग्रामर को कवर करती है। और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सीबीएसई की बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स जिसे कहते हैं, सबसे बेहतर सोर्स है उनको कवर करने के लिए। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। एंड सर अभी मेंस आ रहा है, 2 महीने बाकी हैं जी। तो अभी 2 महीने जो एस्पिरेंट्स हैं जो जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है, तो उन्हें 2 महीने में कैसे स्टडी करनी चाहिए, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए? जी, जैसा कि आपने मेंस के लिए स्पेसिफिकली पूछा है और समय बहुत कम बचा है, तो मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, जो हमने मेरे 2 अटेम्प्ट में मैंने फील किया है कि अभी हमें लगता है हम एक सब्जेक्ट को 5 दिन पढ़ते हैं, 6ठे दिन उसको लिख लेते हैं और हमें लगता है हम एंड में भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको 2 दिन के अंदर वो 15 से 18 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको एक साथ समेट के उस लिमिटेड टाइम में जब वहां पे लिखना होता है तो समय, स्ट्रेटेजी सब धाराशायी हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि मैक्सिमम अमाउंट आप अपनी लिखन शैली को दें। जो नए फर्स्ट कमर्स आ रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनका पहली बार अटेम्प्ट है, अगर आपने लिखने की आदत नहीं डाली है तो अधिक से अधिक पेपरों में आप लिखन शैली को इंप्रूव करें, उनके प्रैक्टिस करें, ताकि समय के अंदर आप पेपर को खत्म करें। प्रयास यही करें 3 घंटे के मॉक पेपर को आप 2 घंटे 45 मिनट तक खत्म करें और पूरा पेपर भरें, हर एक सिंगल लाइन को कवर करें। ऐसा कोई कोना नहीं दिखना चाहिए पेपर का जहां पे आपको स्पेस खाली रह गया। एग्जामिनर को कोई मौका ना दे कि इसने एक शब्द भी स्पेस क्यों छोड़ा। तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम कवर होना बहुत जरूरी है। उस टाइम में पूरा पेपर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ में ये जरूरी है कि आप जहां पे आंसर लिखें तो उसमें फैक्ट्स भरपूर होने चाहिए। आरपीएससी यूपीएससी से अलग अप्रोच रखती है पेपर बनाने में भी, और उससे भी ज्यादा अलग अप्रोच रखती है पेपर चेक करने में भी। जो प्रोफेसर्स हैं स्टेट के अंदर वो काफी अधिक वरीयता देते हैं फैक्ट्स को। भले क्वेश्चन कितना ही एनालिटिकल हो, अगर वो फैक्ट्स के बिना है तो भी आपके मार्क्स आप उसमें फेच कर पाओ, इसकी बहुत कम संभावना है। तो प्रयास करें जितने अधिक मैक्सिमम फैक्ट्स उसके आसपास आप उसमें लिख सकें तो आप लिखिए। ये मत सोचिए क्वेश्चन में बस इतना ही तो पूछा था। जहां क्वेश्चन की डिमांड खत्म होती है उससे 2 चीजें ज्यादा ही लिखें। तो ये मेरी सबसे शॉर्ट, प्रिसाइज और ब्रह्मास्त्र के रूप में एडवाइस रहेगी, जो सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। एंड सर जब आपका 2018 में नहीं हुआ तो एक फेलियर था, बिल्कुल। तो जब आपने दोबारा 2021 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उस टाइम पे कुछ डिमोटिवेशन वगैरह आया था, या फिर ऐसे आपने देखा कि ठीक है हो गया कोई बात नहीं चलता है? नहीं, बिल्कुल। वो चूंकि मुझे लगता है कि अगर 2018 में नहीं हुआ तो वो किसी कारण से नहीं हुआ। उस समय शायद मैं उस चीज को नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है सही हुआ नहीं हुआ। अगर उस समय में सेलेक्ट होता भी तो शायद मैं इतना अच्छा प्रशासक आगे नहीं बन पाता जितना अब मैं बनूंगा। पिछले 2 सालों में मेरी किस्मत ने, मेरे लक ने, मेरी लाइफ ने मुझे इतनी सारी टीचिंग्स दी जो शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे टीचिंग से इतनी पढ़ाई करके इतनी टीचिंग्स नहीं मिली जितनी मुझे लाइफ ने मुझे सिखाया है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी फेलियर्स आपके आगे अच्छे के लिए ही होते हैं। तो वो उस एक लिमिटेड टाइम के लिए एक सेटबैक था, बहुत बड़ा सेटबैक था। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि अच्छे फ्रेंड्स मुझे लाइफ में मिले हैं, ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद रहा है, पेरेंट्स सपोर्टिव मिले हैं, है ना। तो इस जर्नी में, और चूंकि लास्ट ईयर आई गॉट मैरिड, तो वाइफ भी काफी सपोर्टिव मुझे मिली है। तो मेरी पूरी जर्नी में अच्छे लोगों का साथ हमेशा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सेटबैक अगर है भी तो आपको ऐसे अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपकी कैपेबिलिटीज को, आपकी स्ट्रेंथ को समझें, रादर देन आपकी वीकनेस को हाईलाइट करने के। तो आप निश्चित रूप से आप सफलता एंड में ले ही लेंगे। एंड सर आपका जो जनरल डेज में डेली रूटीन, वो आपका वो डेली रूटीन क्या था? आप कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसा थोड़ी था कि जो जिनका आरएस में सिलेक्शन होता है वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। आपका क्या था? अच्छा, ये बहुत आपने यूनिक क्वेश्चन पूछा है। और सबसे इसमें मेरे को एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई से हटके लोगों को जनरली ऐसी भ्रांतियां होती है कि भाई सिविल सेवाओं में जाना है तो 24 में से 18 घंटे, 6 घंटे सोने के अलग कर लो, आपको देने ही पड़ेंगे, 14 घंटे, 16 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ नहीं है। एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का जो टाइम होता है उसमें आपको रेगुलर पढ़ना होता है। भले वो स्टडी आवर आपके 6 आवर भी है तो मोर देन इनफ है ना। वो इनफ से भी ज्यादा है, मेरा ऐसा मानना है। सबके अपने अपना वे होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 6 घंटे भी अगर कोई व्यक्ति रोज पढ़ रहा है, डेडिकेटेड होकर पढ़ रहा है ना, डिसिप्लिन वे में पढ़ रहा है, तो वो मोर देन इनफ है। इसमें
अगर सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से करा तो दुनिया की कोई ताकत उसे एंड में सफलता लेने से नहीं हो सकती। बट अगर कोई कोचिंग भी कर रहा है साथ में, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करे उसको? जी जी बिल्कुल, जैसे कोचिंग जब करते हैं तो उसमें सबसे बड़े 2 चैलेंज रहते हैं। पहली बात तो ये डिपेंड करता है कोचिंग उसने कब ज्वाइन करी। अगर उसका पेपर 2 महीने 4 महीने बाद है तो उसके ऊपर डबल बर्डन रहता है, क्योंकि कोचिंग वाले अपनी स्पीड में कोर्स निपटाएंगे, अब उसको वो भी पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी भी होंगी जो उसको पहले से आती है लेकिन उसको नहीं चाहते हुए भी पढ़ना है। तो इसमें व्यक्ति को खुद को स्मार्ट सोचना है, उसे पता होना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने केस की बात करूं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैंने कहा मुझे हमेशा से पसंद थी और मैं इसका स्टूडेंट भी रहा हूं। मुझे पता है मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.5-2 महीने जब प्री आ रहा था 2018 का, इवन 21 में तो खैर कोचिंग का कोई ऐसा रोल नहीं रहा। 18 वाले अटेम्प्ट में जब प्री आना था 2-2.5 महीने बाद, तो मैथ्स रीजनिंग की जब क्लासेस चल रही थी तो मैंने उसमें अपने रोज का 1-1 घंटा जो 1.5 महीने तक जाता नहीं दिया, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों जाके वहां समय लगाऊं। मैं उस जगह पे अपना रिवीजन करूंगा, जो सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो गए उनको कंप्लीट करूंगा, और मुझे कोई समस्या भी नहीं है। 20 में से 19 क्वेश्चन सही थे और 1 क्वेश्चन आरपीएससी ने अनलिखितली उसको डिलीट ही कर दिया, तो वो मैं सही भी नहीं कर पाया चाह। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो और वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करो। छोटी सी स्ट्रेटेजी। और आपने भी कोचिंग लिया है? RS 2021 अटेम्प्ट में आप बात कर रहे हैं? नहीं, 18 की बात कर। जी बिल्कुल, मैंने उस समय एक इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया था, काफी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। बाद में नहीं लिया आपने? बाद में नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी से किया। ओके। एंड सर अब बात करते हैं रिवीजन की, तो आपने रिवीजन कैसे किया और कैसे करना चाहिए? एक जो परफेक्ट रिवीजन होता है अपन बोल सकते हैं कि जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा हो जाए याद, तो वो आपको कैसे करना चाहिए और आपने कैसे किया? इसको मैं आपको एक केस से समझाना चाहूंगा। 2018 का अपन अटेम्प्ट लेंगे, 2021 का अटेम्प्ट लेंगे, दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो रिवीजन का ही है। रिवीजन का 2018 में जो स्ट्रेटेजी थी उसमें रिवीजन इस तरह से होता था कि 5 दिन मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो उसको मैं 1 महीने 2 महीने तो फिर पढ़ नहीं रहा हूँ, 1 महीने बाद उसका नंबर आएगा तब पढ़ा। उस समय लगता है कि बहुत अच्छे से याद है, लेकिन 1 महीने के आते आते वो कमजोर हो जाता था। तो ये समस्या तब तो नहीं दिखती, लेकिन जब हम अटेम्प्ट मेंस देते हैं, जैसा कि मैंने कहा 2 दिन के अंदर 15-17 सब्जेक्ट को समेट के लिखते हैं, तब वो रिवीजन पता लगता है कि आपके एक्चुअल में हुआ था या नहीं, जो कि नहीं होता। सेकंड अटेम्प्ट में मैं इसके लिए प्रिपेयर था, मुझे ये चीज समझ में आ गई थी यार, ये सबसे बड़ी कमी थी। तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या होता है कि हमारे ब्रेन की एक बहुत अच्छी सी बात है कि इसको जितना टॉर्चर करते हैं ना, ये उतना स्ट्रांग होता है। तो सेकंड अटेम्प्ट में हम जो हमारा ग्रुप था वो हम रैंडम कभी भी कोई भी एक सब्जेक्ट आपका चलना चाहिए परफेक्ट तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ, उसके अलावा दिन के 2-3 घंटे रैंडम उठा के सब्जेक्ट चालू हो जाते थे डिस्कस करना। तो उससे आपको कुछ दिन तो ऐसा लगता है कि यार क्या टॉर्चर हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगाना पड़ रहा है। जब दिमाग लगाना पड़ता है तो आपको टॉर्चर वाली फीलिंग आती है, लेकिन उसका फायदा कब मिलता है? जब वो अल्टीमेटली आप एक तरह से रिवीजन हो रहा होता है ना, आप एक सब्जेक्ट अपना साथ में कर रहे हो और उसके साथ में 2-3 घंटे में रिवीजन कर रहे हो रैंडम। तो उसका फायदा कब होता है? जब मेंस लिखते हैं तो वो जो रैंडम रिवीजन होते हैं ना, वो आपको बहुत फटाफट याद आते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग फेज में भी कहा अपने इस कन्वर्सेशन के, कि वहां पे सारा खेल ही टाइमिंग का है। कम समय में, या मैं कहूंगा लीस्ट समय में, मतलब एक इंस्टेंट में आपको चीज याद आनी चाहिए और आप लिख दो, उसी का खेल है। सारा खेल ही टाइमिंग का है। तो जितना ज्यादा ब्रेन को टॉर्चर करोगे, जितना रैंडम रिविजन रखोगे, एक रेगुलर रिवीजन के साथ साथ शेड्यूल में एक रैंडम रिवीजन रखोगे, उतना ज्यादा आपको इजीनेस रहेगी मेंस लिखते टाइम। तो आपको उस टाइम पे कुछ प्रेशर वगैरह फील थोड़ी हुआ था एग्जाम में? एग्जाम में नहीं हुआ। ये इसका कारण यही था कि हमने प्रेशर पहले ले लिया था, ब्रेन को पहले टॉर्चर कर लिया था, इसलिए उस दिन फील नहीं हुआ। और जैसा कि आप बार बार बोल रहे हैं ग्रुप है ना, ग्रुप डिस्कशन करते थे, तो आपके ग्रुप में से कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया? मेरे ग्रुप में से जहां तक मैं 5-6 जनों का जो हमारा ग्रुप है, एक को छोड़ के बाकी सबका सिलेक्शन हो गया। अच्छा। रैंक किसी के 100 एक ज्यादा है, किसी के 50 एक कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सब राज्य सेवाओं में चयन हो गया है सबका। सो नाउ बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जी। इनको कब से पढ़ना चाहिए और इन्हें कैसे कवर करना चाहिए? जी। करंट अफेयर्स को अपन 2 फेज में तोड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए एक अलग तरह से स्ट्रेटेजी के साथ करंट अफेयर्स को करना होता है और मेंस के लिए अलग स्ट्रेटेजी से करंट अफेयर्स को करना होता है। करंट अफेयर्स करते टाइम हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, स्टिक टू योर सिलेबस। आपके लिए ये मैटर करना चाहिए कि आपको करंट क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कब तक का पढ़ना है। तो कब तक में 6 से 8 महीने 10 महीने तक का मोर देन इनफ होता है। उससे पहले का आ गया तो ध्यान हमेशा ये रखिए कि कोई ना कोई चीज जो आपको नहीं आ रही वो दूसरे को आ रही होगी, जब दूसरे को नहीं आ रही होगी तो आपको वो आ रही होगी। तो इतना छोटी मोटी 2-4 चीजों को कभी लोड नहीं लेना चाहिए, उससे अपनी एफिशिएंसी खराब नहीं करनी चाहिए। एक प्लान में अपन ये रख लेते हैं 10 महीने का करंट आपको कवर करना है प्रीलिम्स के लिए। कितने डेप्थनेस में पढ़ना है ये डिपेंड करेगा सिलेबस से। सिलेबस सबसे पहले याद करना है, उसको मगअप करना है, रटना है। सिलेबस से आपको पता चलेगा कि जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड और मिलता जुलता है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि इंडियन सोसाइटी में अभी क्या चेंजेस हुए हैं, ये आपके मेंस में सोशियोलॉजी का पॉइंट कवर हो सकता है, लेकिन अफ्रीकन सोसाइटी की, किसी अफ्रीका की छोटी सी कंट्री युगांडा ले लीजिए और उस कंट्री के सोसाइटी के अंदर, ट्राइबल सोसाइटी के अंदर कोई चेंजेस हुए हैं, तो आपके लिए ऐसा कोई डायरेक्ट काम का नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, वो आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है।
तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या चीज स्किप करने वाले हो और क्यों करने वाले हो, और उसके साथ स्टिक रहना चाहिए, और 10 महीने का करंट तो मिनिमम आपको पढ़ते रहना चाहिए। और आपको आपकी प्रिपरेशन में गाइडेंस कहाँ से मिला? गाइडेंस का तो मैं तो देखो ठोकरों से खा खा के सीखा हूँ, है ना। तो लोग गलत कहते हैं बादाम खाने से अक्ल आती है, मैं तो ठोकरों से खा के अक्ल आई है मेरे में। तो 18 वाले में कुछ गलतियां थी, बहुत सी कमियां थी, तो उनको कवर किया, इसलिए 21 में रिजल्ट आया। और स्टिल मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक जगह पे शायद मैंने लेक कर दिया कि इंटरव्यू वाले सेगमेंट में शायद थोड़ा सा मैंने उसको इजी वे में ले लिया, जिस वजह से मुझे 49 मार्क्स ही 100 में से मिले। और अगर वहां 60-65 भी मिलते तो मैं अनडाउटेडली 5400 पे ग्रेड में आरपीएस या तहसीलदार इस बार ले लेता। तो वो मेरे इंटरव्यू में थोड़े कम रह गए, लेकिन मेंस के मार्क्स अच्छे इसीलिए हुए कि मैंने उन कमियों पे काम किया। तो आप 2023 वाला एग्जाम दे रहे हैं? मेंस तो है, देखते हैं फिर आगे। ओके सर, नाउ अब बात करते हैं जो वो फ्रेशर्स है जी, उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस कैसे क्लियर करें। अच्छा, ये बताइए आप। अगर कोई भी फ्रेशर आ रहा है, अब जैसे 2023 का एग्जाम लग रहा है, अगर किसी भी फ्रेशर का हुआ हो सिलेक्शन प्री में, अब वो मेंस देंगे, तो उन्हें कैसे करना चाहिए? जी, उनको 2 बातें पे ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, सबसे प्राइम रूल है स्टिक टू योर सिलेबस। सिलेबस हमेशा ध्यान में रखना है, जितना सिलेबस ध्यान में रखोगे उतना ही कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाओगे। सेकंड, ऑलवेज हैव रिलायबल सोर्सेज। आपके पास हमेशा रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए। उसके लिए राजस्थान बोर्ड की बुक्स जो सिलेबस उसमें कवर होता है वहां से कवर करें। समय बचे तो दूसरे सोर्सेज देखें। अगर आपने इतना भी देख लिया राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो सिलेबस वहां से कवर हो रहा है वो मोर देन इनफ होता है। ये 2 चीजों पे चलें, चूंकि समय कम है, 1.5 महीने लगभग 55-50 दिन बचे हैं, तो उसमें भी 1-2 फेस्टिवल आ जाएंगे बीच में, न्यू ईयर, क्रिसमस, मकर संक्रांति। तो 50 दिन का हम टाइम मान के चलते हैं, तो इतना ही टाइम है कि आप अपने सिलेबस पे स्टिक रहिए और रिलायबल सोर्सेज को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और बार बार पढ़िए। ये एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र है इस पूरी 50 दिन की जर्नी की। ओके सर, और आपको क्या लगता है सर कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सही रहता है प्रिपरेशन के लिए या फिर सेल्फ स्टडी? इट ऑल डिपेंड्स इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, है ना। हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, सबको सबके अकॉर्डिंग चीजें वेरी करती है। किसी को ये पसंद आता है कि मुझे कोई गाइड करे, फिर मैं एक तरफा चलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी को ये होता है कि यार गाइड ठीक है वो कर देगा, लेकिन मुझे अपने तरीके से चलना है, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। दोनों चीजें अच्छी होती है, बस शर्त है आपको दोनों ही जगह डिसिप्लिन लेना जरूरी है। आप बिना डिसिप्लिन के दोनों जगहों पे रिजल्ट नहीं ले सकते। एंड सर, कुछ एस्पिरेंट होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, या फिर कुछ एस्पिरेंट्स बोल सकते हैं कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है जी, लेकिन उनके पास बैकअप प्लान कुछ नहीं है। तो इस आरएस के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम में जाने से पहले कुछ बैकअप प्लान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? और अगर बिना बैकअप प्लान के जाते हैं तो फिर बाद में, जैसे अगर इस बार भी आपका नहीं होता, आप 23 का देंगे, इसमें भी अगर सपोज कीजिए आपका नहीं हुआ, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है? जी ठीक है, फिर से ये वही बात होती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। अगर वित्तीय रूप से पारिवारिक पृष्ठभूमि साउंड है ना, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, अगले 1-2 साल, 4 साल, 6 साल और कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि आप फुली फोकस होकर पढ़ाई करते हो तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मीनवाइल, जैसा कि मैंने कहा कि जो ऑलरेडी बी प्लान की अपन बात कर रहे हैं, छोटी जॉब अगर आप ले लेते हो, एक लिमिटेड टाइम, एक डिसेंट टाइम, 3 साल 4 साल अगर आपने तैयारी को दे दिया है, उसके बाद जॉब ले लेते हो, उसके 2 फायदे हैं। एक तो आप फाइनेंशियली आप थोड़ा सा आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास खुद का एक इनकम सोर्स है, तो आप माइंड से थोड़ा सा स्ट्रेस से फ्री रहोगे, और जितना कम स्ट्रेस आपके रहेगा उतना ही बेहतर आपके रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। बस शर्त है काम इस तरह का हो कि आपके प्रोफाइल मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो, जैसे कंटेंट राइटिंग, टीचिंग, इसी से संबंधित हो। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके साथ साथ में अपने पढ़ाई के टाइम के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। वो काम इतना ही हो 2 घंटे 3 घंटे का, जैसा कि मैंने कहा कि 6 घंटे की पढ़ाई भी मोर देन इनफ होती है। मैं नहीं कहता 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, मैं तो बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता। इंसान ब्रेन एक प्रेशर कुकर है, इसको अगर ज्यादा करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो अच्छी परफॉर्मेंस आने की जगह और बेकार परफॉर्मेंस आएगी अगर ज्यादा उसको आप टॉर्चर करोगे तो। ओके सर, और अब आपकी तरफ से कोई मैसेज एस्पिरेंट्स के लिए? पहले तो उनके लिए जो एक तरह से फ्रेशर से स्टूडेंट है और एस्पिरेंट है जी, और एक कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी जो जॉब कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो दोनों के लिए सजेशंस क्या होगी आपकी जो अभी एग्जाम देने वाले हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं फ्रेशर्स के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल मत समझे कि जो ऑलरेडी जॉब में है वो स्ट्रेस फ्री है इसलिए वो होएगा हमारा क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जैसे एक जनरल परसेप्शन मैंने बताया है। हाँ, अगर आप जॉब में नहीं हो तो 2-3 चीजें आप अपने रेगुलर शेड्यूल में जोड़िए। जैसे 15 मिनट का सवेरे मेडिटेशन जरूर कीजिए, ताकि दिमाग में एकाग्रता आएगी, तो स्ट्रेस आप काफी हद तक रिलीव कर पाएंगे। सेकंडली, 15 मिनट का एक फिजिकल वर्कआउट, जिसमें पुशअप्स, पुलअप्स, है ना, घर बैठ के जो आप कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट होता है वो उस टाइप का कुछ ऐड कर सकते हो। योगा के कुछ आसन होते हैं, जैसे सर्पासन, क्योंकि लंबे टाइम तक बैठना होता है तो कमर दर्द बहुत अधिक होता है, तो सर्पासन, धनुरासन, नौकासन, ये कुछ आसन इस तरह के आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए। 15 मिनट ये कीजिए।
माइंड से आप काफी रिलीफ फील करेंगे और उसी इफिशियंसी के साथ काम करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, सिलेबस पे स्टिक रहना है, सोर्सेज रिलायबल रखने हैं, बाकी ईश्वर पे और अपने अच्छे कर्मों पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। दूसरी बात करें उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब में है, तो मैं उनसे यही कहूंगा, चूंकि अभी एंड मूवमेंट आ गया है, 50-55 दिन का टाइम है, तो प्रयास करें जॉब से जितना हो सके थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए और मैक्सिमम टाइम अपनी तैयारी को दीजिए, सब अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। सो आई होप आपको सर की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर ने कुछ सजेशन भी दिए अपनी तरफ से। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।